एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वापस से मैं ना फ्लैश सीजन 8 को कंटिन्यू कर रही हूँ एपिसोड नंबर 13 के साथ, जहाँ पिछले एपिसोड तक हमने देखा था डेथ स्टॉर्म पूरी फ्लैश टीम के साथ पूरी सिटी को ही नींद उड़ा रखा है, जिसे देखते हुए सेंट्रल सिटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं एपिसोड के आखिर में हमने आइरिस को देखा था, जिसके फ्लैट में कि अचानक से एडी थॉर्न यानी कि आइरिस का एक्स फियांसे आ गया था। अब इससे आगे की कहानी हम आज के एपिसोड में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत स्टार लैब से होती है, जहां फ्लैश पूरी सिटी में घूमकर डेथ स्टॉर्म को ढूंढ कर आता है, पर उसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं चल पा रहा होता है। वहीं पे चेस्टर यहाँ मेंटल ऑगमेंटेशन चैम्बर यानी कि मैक को रेडी कर रहा होता है, ताकि ये लोग फ्रोस्ट को एंटी डेथ स्टॉर्म में कन्वर्ट कर सके। दरअसल फ्रेंड, डेथ स्टॉर्म के पास आग की शक्ति है, पर हमारी फ्रोस्ट के पास पानी और बर्फ की। अब फ्लैश टीम फ्रोस्ट के इसी पावर को अपग्रेड कर इसे एंटी डेथ स्टॉर्म बनाना चाहते हैं, ताकि ये डेथ स्टॉर्म का सामना कर सके। अब इस मैक को रेडी करने के लिए चेस्टर को क्रायो सर्किट की जरूरत थी, जिसके लिए कि चेस्टर को भी 1 घंटे का वक्त चाहिए था इसे रेडी करने के लिए। कि तभी यहाँ पर सेसल सभी को कैथलीन के पास बुलाती है, जहाँ पर कैथलीन की हालत बिगड़ते जा रही थी, क्योंकि डेथ स्टॉर्म ने लास्ट एपिसोड में कैथलीन पर ऐसा जादू किया था जिससे कि डेथ स्टॉर्म उधर दूसरे की आत्मा को खुद में डालेगा तो वो इनडायरेक्टली कैथलीन के शरीर में भी आ जाएगी, और इसी तरीके से कैथलीन धीरे धीरे उसकी दुल्हन बनने लायक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर कैथलीन की ये हालत देख इसकी बहन यानी कि फ्रोस्ट काफ़ी बेचैन हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड मार्क को कॉल लगाते हुए दूसरी ओर चली जाती है। तब इधर अब हम चेस्टर, एलेग्रा और बैरी को देखते हैं, जो कि अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। तब अचानक से इनके पास बिजली चली जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है डेथ स्टॉर्म की, जो कि अकेली फ्रोस्ट के पास आता है और फ्रोस्ट को बताता है, मेरा जन्म तब हुआ था जब ये चांद तारे कुछ भी नहीं थे, और जब रोनी उस ब्लैक होल में मरा वो मुझसे जुड़ गया, और आज रोनी की वजह से मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई चाहिए, और वो कोई और नहीं बल्कि कैथलीन है। रोनी की वजह से मैं कैथलीन से जुड़ाव महसूस करता हूँ। वहीं इधर डेथ स्टॉर्म फ्रोस्ट से बातें कर रहा होता है और दूसरी तरफ ये बैरी, एलेग्रा, चेस्टर के पीछे उनके अपनों की यादें छोड़ देता है पहले की बातें, ताकि अपनों को देखकर ये लोग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएं और फिर ये अपनी यादों में ही लिपटकर हमेशा हमेशा के लिए मारे जाए। तभी इनकी आत्माएं डेथ स्टॉर्म के जरिए कैथलीन के अंदर समा जाएगी। वहीं अब इधर हम फ्रोस्ट को देखते हैं, जो कि गुस्साते हुए डेथ स्टॉर्म को बोलती है, तो तुम मुझे भी भूत दिखाने वाले हो। जवाब में डेथ स्टॉर्म फ्रोस्ट को बताना शुरू करता है, फीलिंग्स, एहसास, दर्द जिंदा लोगों को होता है, किसी लैब में बने पुतले को तो नहीं होता है। तुम्हें थॉमस यानी कि कैथलीन के डैड ने लैब में बनाया था कैथलीन के प्रोटेक्शन के लिए। माना कि तुम में इंसानों वाली वो सारी खूबी है, पर यकीन मानो तुम एक लैब मेड प्रोडक्ट ही हो। अब ये बातें सुन फ्रोस्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद अब इतना बोल डेथ स्टॉर्म यहाँ से गायब हो जाता है। पर उसके प्यादे यानी कि चेस्टर के डैड स्प्रेंजा और बैरी की मॉम नोरा के भूत अभी भी इनके पास ही इन्हें मैनिपुलेट करके इसे अंदर से तोड़ रही होती है, जिनसे जब ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं इनके हाथ जल जाते हैं। वहीं अब आगे दूसरी तरफ हम आइरिस को देखते हैं, जहां अब आइरिस के साथ हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि दरअसल ये एडी थॉर्न का आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये भी डेथ स्टॉर्म द्वारा भेजा गया एडी का भूत है, जो कि आइरिस को मारने आया है। वहीं इधर स्टार लैब में जैसे जैसे चेस्टर, एलेग्रा और बैरी अपने अंदर की पेशेंस को खो रहे होते हैं, कैथलीन में उतनी तेजी से बदलाव आ रही होती है, जिसे देख फ्रोस्ट समझ नहीं पा रही होती कि आखिर इन चीज़ों को रोके कैसे। कि तभी यहाँ पर मार्क आता है क्रायो सर्किट लेकर, जिसे कि कॉल कर फ्रोस्ट ने कुछ देर पहले बुलाया था, जो कि मैक को रेडी करने वाला क्रायो सर्किट बनाने में चेस्टर को वक्त लगने वाला था। इसलिए फ्रोस्ट ने मार्क को कांटेक्ट किया, क्योंकि मार्क तो चोरी करने में माहिर है, ये तो हम व्यूअर्स को अच्छे से मालूम है। मार्क क्रायो सर्किट सिटी के एक लैब से चोरी कर लाता है, जिसके बाद फ्रोस्ट और मार्क दोनों क्रायो सर्किट के जरिए अब मैक को स्टार्ट करते हैं, और ये सही तरीके से काम कर फ्रोस्ट के अंदर अनलिमिटेड पावर को भी अपग्रेड कर देती है। पर जब यहाँ पर फ्रोस्ट अपनी पावर को इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, तो इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिसे देख फ्रोस्ट मायूस हो जाती है और डेथ स्टॉर्म की बातों को सोचने लगती है कि शायद वो सही था, मैं पूरी तरीके से जिंदा इंसानों की तरह नहीं हूँ, मेरे अंदर दिल ही नहीं है, इसलिए मैं इन पावर्स को महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ। जिस पर अब मार्क फ्रोस्ट को समझाता, वो बस तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा था ताकि तुम उसका सामना ना कर सको। तुम्हें एहसास कैसे नहीं है, हम कुछ महीनों से साथ है ना, जो चीज़ें मैं महसूस करता वही तुम भी करती हो, फिर तुम अलग कैसे हुई। अब इन बातों को समझाते हुए यहाँ पर हम मार्क को देखते हैं, जिसे एक आइडिया आता है कि कैसे फ्रोस्ट की इसकी पावर्स को दिया जाए।
वहीं अब दूसरी तरफ एडी से बचने के लिए सू इससे छिपकर जोय को भी यहाँ बुला लेती है, जिसे देख एडी अब सू और जोय दोनों को ही उसके मरे हुए अपनों को दिखाना शुरू कर देता है, जिससे कि ये दोनों पूरी तरीके से उसी में उलझ जाते हैं और आयरिस को अकेला छोड़ देते हैं। जिसके बाद अब हम एडी को देखते हैं, जो कि आयरिस को अकेला पाकर इसे मैनिपुलेट करने लगता है इसे तोड़ने के लिए, ये बोलते हुए कि एडी ने अपनी जान दी थी एबर्ट थॉर्न को मरने के लिए और इस टाइमलाइन से गायब करने के लिए, पर क्या फायदा, थॉर्न तो हर वक्त लौटता रहा, एडी की कुर्बानी तो जाया गई ना। पृथ्वी पर हर इंसान यूजलेस है, इन सभी को मर जाना चाहिए। वहीं अब इधर हम बैरी की माँ को देखते हैं, जो कि बैरी को तोड़ते हुए बोलती है कि बैरी एक नंबर का पनौती लड़का है, इसके किस्मत में न माँ का प्यार है न बाप का प्यार, और अब तो टाइम सिकनेस की वजह से इसकी प्यारी बेबी आयरिस भी मरने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ एस्प्रेंजा और चेस्टर के पिता मिलकर एलेग्रा और चेस्टर को बुरा हाल करने में लगे होते हैं, जहाँ ये सब जैसे जैसे अपनी आत्मा को अपने शरीर से त्याग करने को तैयार होते हैं, इनसे कैथलीन में बदलाव बढ़ते जा रही थी कि तभी यहाँ पर फ्रोस्ट आती है मार्क के साथ और कैथलीन के पास बैठकर जो ये अपनी बहन के बारे में सोचती है, महसूस करती है, सब बयां कर देती है। और तब फ्रोस्ट की आंखों से आंसू आने लगते हैं, यानी कि फ्रोस्ट के पास भी नॉर्मल इंसानों वाली फीलिंग्स है। अब ये जैसे जैसे अपनी फीलिंग्स शेयर करती है, यहाँ फ्रोस्ट की पावर अपग्रेड होना शुरू हो जाती है और अब फ्रोस्ट बन जाती है फ्रोस्ट से हेल फ्रोस्ट, या यूँ कहे कि एंटी डेथ स्टॉर्म, जो कि अपनी पावर से आसपास मौजूद डेथ स्टॉर्म द्वारा भेजे गए आत्माओं को खत्म कर खुद के अंदर सोख लेती है। तब अपने आसपास की फीलिंग्स को महसूस कर सेसिला फ्रोस्ट को बताती है कि अब इनकी टीम पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनका मन अब शांत है। जिसके बाद अब पूरी फ्लैश टीम पूरी तरीके से तैयार होते हैं डेथ स्टॉर्म को उसकी औकात दिखाने के लिए, जहाँ पर बातों के दौरान मार्क को यहाँ मालूम पड़ जाता है कि बैरी ही फ्लैश है। वहीं अब आगे प्लान के अकॉर्डिंग डेथ स्टॉर्म को पकड़ने के लिए पहले तो फ्रोस्ट कैथलीन बनकर अकेले एक कमरे में जाती है, जिसे देख डेथ स्टॉर्म जब फ्रोस्ट को कैथलीन समझकर इसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए लेने आता है, अब मुस्कुराते हुए फ्रोस्ट इसे पकड़कर स्टार लैब से बाहर ले जाती है और फिर यहाँ शुरू होती है हेल फ्रोस्ट वर्सेस डेथ स्टॉर्म की एक दमदार वाली फाइट, जिसकी ग्राफिक्स ना फ्रेंड सच में एकदम से मस्त वाली है। अब यहाँ पर डेथ स्टॉर्म को हराने के लिए फ्रोस्ट झूठ मूठ का गिरने का नाटक करती है, जिसे देख जब खुश होता हुआ डेथ स्टॉर्म फ्रोस्ट पर पीछे से वार करने के लिए इसके पीछे आ ही रहा होता है, तब फ्रोस्ट यहाँ फटाक से पलटकर डेथ स्टॉर्म के सीने पर लगे क्वांटम स्प्लाइसर, जिससे कि इसकी पावर बढ़ी हुई थी, उसे ही निकाल देती है। और फिर जिस तरीके से डेथ स्टॉर्म दूसरों की आत्माओं को खाता था, फ्रोस्ट अब इसी तरीके से इसकी सारी एनर्जी को चूस लेती है, जिसके बाद के डेथ स्टॉर्म का नामो निशान भी अब खत्म हो जाता है। तब इधर कैथलीन भी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, जिसे देख यहाँ पर पूरे फ्लैश टीम यहाँ पर राहत की सांस लेती है। तभी फ्रोस्ट उधर बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे फौरन फ्लैश स्टार लैब लेकर आता है और कैथलीन इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देती है, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि फ्रोस्ट डेथ स्टॉर्म की एनर्जी को अपनी बॉडी में हैंडल नहीं कर पा रही है, जिसे देख कैथलीन अपना 100% देने के बावजूद भी फ्रोस्ट की जान नहीं बचा पाती है, यानी कि हमने फ्रोस्ट को अब हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वहीं अब दूसरी तरफ हमें 10 साल पहले की एक कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे पैट नाम का एक शख्स अपनी कार को तेज ड्राइव करते हुए अपने दोस्त को गुंडों से बचाने आता है। ये आम गुंडे नहीं है, इनके पास जादुई ताकतें हैं। अब यहाँ के सीन को देखते हुए हम व्यूअर्स को 2 टीम दिखाई जाती है, एक हीरोज का ग्रुप है और दूसरा बुरे लोगों का ग्रुप है, जिसका सरदार है हेनरी एसआर, जिसके पास की अनंत शक्तियाँ हैं, जो कि यहाँ पैट के दोस्त पर खंजर से हमला कर देता है, जहाँ अपने दोस्त को बचाने के लिए पैट इसे इन सभी से दूर लेकर जाता है। पर अफसोस किस्मत इसका साथ नहीं देती। पैट का दोस्त इतना जख्मी होता है कि ये मर जाता है, पर अपनी खास कॉस्मिक छड़ी जो कि जादुई है उसे पैट को सौंप देता है, ये बोलकर कि एक दिन कोई जरूर आएगा जो मेरे बाद इस कॉस्मिक छड़ी का हकदार और दुनिया का रक्षक बनेगा। और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। तब इधर अब हम बैरी और कैथलीन को देखते हैं, जो कि फ्रोस्ट की मरने वाली बात अपनी टीम को बताती है, जिसे सुन सभी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वहीं दूसरी तरफ पैट के दोस्त एक तरफ मर जाता है, तो ही हमें एक कर्टसी नाम की छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है, जो कि आज क्रिसमस की रात होती है, ये अपने पिता का इंतजार कर रही होती है, पर वो नहीं लौट पाते। अब इस घटना के 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जब कर्टसी बड़ी हो गई है और पैट ने इसकी मॉम बारबरा से शादी कर ली है, जिसके बाद कर्टसी अपने सौतेले पिता के साथ नए शहर ब्लू वैली में शिफ्ट हो जाती है,
जहाँ रात के वक्त सबके सोने के बाद पैट चुपके से अपने बेसमेंट में आता है और एक बॉक्स की फाइल को चेक करता है जिसमें कि उन सभी बुरे लोगों की डिटेल्स होती है जिसने कि इसके दोस्त की जान ली थी। साथ ही इस बॉक्स में एक मैप भी होती है जिस पर कि ब्लू वैली को हाईलाइट किया गया होता है। वहीं अब अगली सुबह पैट कर्टसी को उसके नए कॉलेज में छोड़ आता है जहाँ पर चूंकि कर्टसी के लिए नई सारी चीजें होती है, इसका मन हर वक्त उदास रहता है और कर्टसी अभी भी अपने डैड को बहुत मिस किया करती है, इसलिए पैट को ये कुछ खास पसंद भी नहीं करती और इसे अपना डैड भी मानने से इनकार करती है। वहीं अब रात के डिनर के बाद बेसमेंट में कर्टसी जाती है जहां गलती से कर्टसी के हाथ एक फोटो फ्रेम लग जाती है जिसमें कि सभी जस्टिस सोसाइटी के हीरोज की तस्वीरें होती है और पैट का दोस्त जो कि असल में स्टार मैन था, उसके कॉस्ट्यूम के साथ उसकी कॉस्मिक छड़ी भी मिलती है जो कि कर्टसी के टच करते ही चमकने लगती है, जिसे देख पहले तो ये डर जाती है, फिर इससे खेलना शुरू कर देती है। तब ये छड़ी कर्टसी को खींचकर अपने साथ घर से बाहर लाती है और फिर कर्टसी के साथ खेलने लगती है, इस तरीके से मानो जैसे कि इसने अपना मालिक ढूंढ लिया हो और कर्टसी को अपने साथ एक जगह पर लाती है जहाँ पर कि कुछ गुंडे दो लड़कों को परेशान कर रहे होते हैं। तब कर्टसी अपने चेहरे पर रुमाल बांधकर इन गुंडों के सामने आती है। तब ये छड़ी कर्टसी को इशारा करते हुए पहले तो इन गुंडों को पिटवाती है और फिर इनकी कार को ही उड़ा देती है, जिसे देख कर्टसी डर कर वापस से घर लौट आती है। पर कर्टसी को यहाँ पैट देख लेता है जहाँ पैट आगे कर्टसी को इस कॉस्मिक छड़ी से दूर रहने बोल इसे वापस इसके जगह पर रख देता है और फिर 10 साल पहले क्रिसमस पे हुए लड़ाई और सारी बातें इसे बता देता है, जिसे सुनते हुए कर्टसी अपने गले में लॉकेट देखती है जिसमें कि इसके पिता की तस्वीर बिल्कुल स्टार मैन से मिलती जुलती होती है, जिसे देखकर कर्टसी और पैट को मालूम पड़ता है कि दरअसल कर्टसी स्टार मैन की ही बेटी है, तभी तो वो क्रिसमस पर नहीं लौट पाया था 10 साल पहले। और तो और इस कॉस्मिक छड़ी ने खुद के मालिक के रूप में कर्टसी को ही चुना क्योंकि ये स्टार मैन की बेटी है। इसके बावजूद भी पैट कर्टसी को इससे दूर रहने बोल इसे सोने के लिए भेज देता है। तब हम देखते हैं छड़ी इस बार खुद ही निकलकर कर्टसी के कमरे में आ जाती है और वापस से कर्टसी को लेकर बाहर आ जाती है और कर्टसी को खुद पर अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करवाने लगती है। तब दूसरी तरफ हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसे कि कुछ देर पहले कर्टसी ने इस छड़ी के जरिए पीटा था। दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि सबसे बड़े विलन हेनरी का ही बेटा होता है, जो कि अपने डैड को उस चमकदार छड़ी के बारे में बताता है, जिसे सुन अब हेनरी यहाँ पर 10 साल बाद वापस अपने असली रूप में आकर अपनी शक्तियों के जरिए कर्टसी को ढूंढ निकालता है और फिर इससे पूछता है, स्टारमैन को तो मरे हुए कब का हो गया, पर ये चीज तुम्हारे हाथ कैसे लगी, आखिर तुम हो कौन, और कर्टसी को परेशान करने लगता है। तब यहाँ पर कर्टसी के बचाव में ये छड़ी भी अब डट कर हेनरी का सामना करती है, जहाँ पर एक जोर के धमाके से हेनरी इस वक्त यहाँ से गायब हो जाता है। तब कर्टसी भी भागती हुई बाहर आती है। तभी अब इसके सामने एक बड़ा सा रोबोट आकर खड़ा हो जाता है जिसे कि पैट कंट्रोल कर रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब इससे आगे की कहानी देखने के लिए आप हमारे साथ यहीं बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।